हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम आपको एक क्वेश्चन देकर गए थे जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातचीत कर लें और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद आगे के टॉपिक के बारे में हम आपको बताएंगे कि आगे आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें बोला जा रहा है कि 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स A, B and C containing a solution of ZnSO4, AgNO3 and CuSO4 respectively are connected in a series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.5 gram of silver deposited at cathode of cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? मतलब आपको कैलकुलेट क्या करना है, तो आपसे बोला जा रहा है कि हाउ लॉन्ग विल डिड द करेंट फ्लो, करंट कितना फ्लो करेगा, और उसके बाद आपको बताना है कि व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वेयर डिपॉजिटेड, कॉपर और जिंक का कितना मास डिपॉजिट होगा ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला काम करें। आपको जो गिवन है आप देख लीजिए। आपको सिल्वर का मास कितना गिवन है, तो 1.5 ग्राम, आई थिंक 1.45 ग्राम है। 1.45 ग्राम आपको सिल्वर का मास गिवन है। यस, 1.45। ये वैल्यू आपको 1.45 दिया हुआ है। चलो, आपको W ऑफ सिल्वर दिया हुआ है। आप एक काम करो, पहले टाइम निकाल लो। कैसे निकालने सर? तो हम लोग एक बात जानते हैं, वी नो डैट। क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है W इक्वल टू EIT बाई 96,500। चलेगा? इस फॉर्मूला को लगाकर पहले आप यहां से T निकाल लीजिए, क्योंकि तो W आपको दिया हुआ है। जब आप यहां से T कैलकुलेट कीजिएगा तो ये T इक्वल टू आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो T इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा W इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई E इंटू I। W आपको दिया हुआ है 1.45 ग्राम इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई E, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? कॉपर का इक्विवेलेंट मास यदि हम आपको बोलें तो आप जानते हैं कॉपर का इक्विवेलेंट मास क्या होगा। मोलर मास इसका 108 होता है। हम लास्ट क्लास मोलर मास बताकर छोड़े थे आपको, और n फैक्टर 1 होता है, तो ये 108 ही रह जाएगा। एंड मल्टीप्लाइड बाय I आपको दिया हुआ है, करंट दिया हुआ आपको 1.5 एम्पियर, आई थिंक यस, आपको दिया हुआ I का वैल्यू 1.5 एम्पियर। ये वैल्यू आपको गिवन है। आप इस वैल्यू को यहां रख देंगे, चलेगा? जब आप इस वैल्यू को यहां रख के और कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहां से टाइम मिल जाएगा, और टाइम आप कैलकुलेट करेंगे किस में, तो आप टाइम कैलकुलेट करेंगे सेकंड में। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका टाइम आएगा सेकंड में वो 863.7 सेकंड आएगा। मैक्सिमम बच्चों ने बनाकर भेज दिया है, मैक्सिमम बच्चे ये क्लियर कर चुके हैं, इसलिए हम कैलकुलेशन पर उतना जोर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपका बनाया हुआ, बहुत सारे बच्चों का बनाया हुआ जो ये क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे व्हाट्सएप पर और ग्रुप चैट में आया हुआ है। ग्रुप चैट में कुछ कम बच्चों का है, बट व्हाट्सएप पर तो सारे बच्चों ने सेंड किया है, तो इसलिए हम ज्यादा कैलकुलेशन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। 863.7 सेकंड आएगा। आप देख लेना, जो लोग नहीं बनाए देख लेना, और नहीं क्यों बनाए, बना लेना चाहिए था, ठीक है? हमको बनाने का जरूरत इसको नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो बहुत इजी है। आपको जिंक का W और कॉपर का W, मतलब मास कॉपर और जिंक का कितना डिपॉजिट हो रहा, ये आपको कैलकुलेट करना है। सिंपली आप फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला लगा दे सर? यही फॉर्मूला लगा दो, और क्या, W इक्वल टू ZIT का, या Z क्यों, Z के बदले E ले लो, तो W इज इक्वल टू EIT बाई 96,500। चलेगा? किसके लिए सर? चलो पहले जिंक के लिए कैलकुलेट कर लें। तो इक्विवेलेंट मास जिंक का कितना हो जाएगा, बोलो? जिंक का मोलर मास कितना होता है? जिंक का मोलर मास होता है 57, क्लियर है ना?
नहीं, जिंक का मोलर मास 57 नहीं, जिंक का मोलर मास होता 65। तो आप यहां पर 65 ले लो, ई का वैल्यू बाई 2 कर दो क्योंकि n फैक्टर 2 होता है। उसके बाद आई का वैल्यू आपको 1.5 दिया हुआ है। देखो आई का वैल्यू तो तीनों में कॉमन होगा, सीरीज में कनेक्टेड है। आपको टी दिया हुआ है कितना, अभी आप कैलकुलेट कर लिए सेकंड में 863.7, और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि आपको क्या लिखना है, तो आपको नीचे लिखना है 96500। चलेगा, आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, और जिंक का जो मास आपको मिलने वाला है आपके अकॉर्डिंग आपने जो कैलकुलेट किया, हम भी उसको प्रूव किए हैं, ये आएगा 0.436 ग्राम। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। और बिल्कुल इसी तरह से आप W ऑफ कॉपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको लिखिए, उसके बाद हम कॉपर का यहां लिख देते हैं। चलो, तो बिल्कुल इसी तरह से आप यहां से कॉपर का निकाल लेना। तो W ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला फिर से वही होगा आपका EIT बाई 96500। ई का वैल्यू कॉपर के लिए क्या हो जाएगा बोलो, 63.5 बाई 2 चलेगा, 31.75 डायरेक्ट भी रख सकते हैं, इंटू आई 1.5 है, इंटू टी का वैल्यू आपको मिल गया है 863.7, और इंटू 96500 नीचे आप कर देंगे। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.436 आया था, ये आपका 0.426 आएगा इन ग्राम। आपने W कैलकुलेट किया। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इजी था और आप लोग बना चुके थे, फिर भी हम एक बार इसको दिखा दिए कि आप लोग कैसे बनाए थे, और ऐसे ही बनेगा। चलेगा, चलो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं, जो लोग नहीं बनाए होंगे बना लीजिएगा। वैसे उम्मीद करते हैं सब लोग बना लिए होंगे। तो चलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, वैसे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब बोलो सर ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं, कुछ बाकी है क्या? थोड़ा बाकी है। अब जरा हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का कुछ एप्लीकेशन देख लें। और इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि उससे रिलेटेड किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। जो CBSE वाले बच्चे हैं वो इसको बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उनका ना के बराबर आता है या नहीं आता है। बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस सेल का, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो एप्लीकेशन है वो NCERT में इंक्लूडेड नहीं है। बट फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, और आपको अच्छे से इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि मेंस और एडवांस बोर्ड देखकर नहीं होता है, वो सबके लिए कॉमन होता है। क्लियर है ना? चलो, तो अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ एप्लीकेशन को देख लेते हैं, और इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपना आगे बढ़ेंगे। याद होगा आपको कि हम जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तभी हम आपको बताए थे कि चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, सेकेंड पार्ट गैल्वेनिक सेल था, और थर्ड पार्ट कंडक्टेंस ऑफ सेल था। तो अब हम लोग थोड़ा कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस की ओर बढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का लास्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि आज के बाद मिलेगा ही नहीं ये कंसेप्ट, पूरा चैप्टर में सारा कंसेप्ट घूम फिर के आते ही रहता है। तो चलो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक आज आपको हम बताने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन। देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन में आपको हम एक टॉपिक अभी बताने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिटेल स्टडी आपको गैल्वेनिक सेल पढ़ने के बाद करना है, लेकिन गैल्वेनिक सेल पढ़ने के बाद अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन के बारे में बताएं तो हो सकता है कि आप तब तक आपके माइंड से कुछ बातें निकल जाए। वैसे निकलना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी निकलना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि हम जो आपको पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, लेकिन हम पीछे भी बोलते आए हैं कि आपके अंदर भूलने का कला कूट कूट के ठूस ठूस के भरा हुआ है, तो आप हो सकता है भूल जाएं। इसलिए टॉपिक अभी इलेक्ट्रोलाइसिस का ताज़ा है, तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन को अभी देख लें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड है। आपको हम एक बार बता दें फिर से कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिटेल में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। और कब डिस्कस करेंगे सर? तो गैल्वेनिक सेल पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे, ये लास्ट में मिलेगा आपको, चलेगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो हम आपको अभी बता दें ताकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी थोड़ा सा आपको पहले से नॉलेज रहे और इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशंस भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। क्लियर है ना बच्चों? देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत सारे आयंस को उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज करके बनाया गया है। जैसे आप जो भी आयन लेते हैं, सपोज दैट आपके पास कोई सेल है और आप इस सेल में मेटल के रॉड को डीप कर देते हैं इस तरह से। आपने इसमें एक्वस सॉल्यूशन भी ले लिया या फिर आपने मोल्टेन फॉर्म में कुछ ले लिया। सपोज दैट आपने यहां प्लेटिनम का रॉड ले लिया या फिर आपने सिल्वर का रॉड ले लिया। आपने एक इलेक्ट्रोड लिया जो केमिकली इनर्ट हो या फिर वो रिएक्टिव हो, उस टाइप का। आपने यहां कुछ भी ले लिया, जैसे सपोज दैट कि आपने यहां पर इसमें मोल्टेन NaCl ले लिया एज ए इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है ना? तो इसमें Na+ और Cl- आयन चला गया। आपने जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। अब Cl का ऑक्सीडेशन होता है, Cl- मतलब आप जानते हैं कि एनायन का ऑक्सीडेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। Na+ का रिडक्शन होता है, मतलब जो केटायन है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उसका रिडक्शन होता है। एक रिएक्शन एनोड के ऊपर होता है और दूसरा रिएक्शन कैथोड के ऊपर होता है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पहले हम लोग एनोड वाले रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैथोड वाले के बारे में, हमेशा। नहीं तो फिर मिस्टेक कर जाइएगा आप और गड़बड़ हो जाएगा, पूरा यकीन है। तो इसलिए आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप पहले एनोड वाले रिएक्शन को लिखा करेंगे। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो इसका कुछ अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। जो रिडक्शन हो रहा उसका कुछ अपना रिडक्शन पोटेंशियल है। जो रॉड है कभी कभी उनका भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उनका भी अपना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल है। इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर एक सीरीज तैयार किया गया। उनके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कैपेसिटी के ऊपर एक सीरीज तैयार किया गया, एक लिस्ट बनाया गया और उसी लिस्ट को बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बोलो सर वो लिस्ट हमको कैसे पता चलेगा? हम बताने वाले हैं अभी आपको, इसलिए पता चल जाएगा। वैसे तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे आयन्स हैं, 250, 300, 400 आयन्स हैं, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट 10, 12, 15 आयन्स को याद रखना होगा। उनके ऑर्डर को आपको मेमोराइज करना होगा ताकि आप इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन और आगे गैल्वेनिक सेल के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने का जो भी हमारे पास तरीका होगा
आप उसको अच्छे से सीख सकें। तो इसलिए हम आपको बताने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बात ध्यान में रखना, देखो बाबू, आज का जो बात है वो सब नॉलेज वाली बातें हैं। आपको मेमोराइज ज्यादा कुछ रखना पड़ेगा, जो हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको मेमोराइज रखना पड़ेगा। आप एक बात ध्यान में रखना, जैसे सपोज डैट कि हमारे पास कोई एक आयन है, कोई एक मेटल है Na, ठीक है। तो इस Na का क्या होगा, तो सर इस Na का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। आप भी जानते हैं मेटल है, हमेशा ऑक्सीडाइज करेगा। सपोज डैट कि हमारे पास एक आयन है Na+, अब इस Na+ का इस सेल में क्या होगा, तो आप भी जानते हैं कि जो पॉजिटिव होता है वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, निगेटिव वाला अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इसका हमेशा क्या होगा, तो सर इसका हमेशा रिडक्शन होगा। क्लियर है ना। एक बात खास ध्यान में रखना कि किसी भी आयन का, किसी भी मेटल का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसी का इक्वल एंड अपोजिट उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। कहने का यह मतलब है कि हम यहां बोलना ये चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं सर, तो हम बोलना चाहते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na+। कहने का यह मतलब है कि अगर सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल X है तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -X होगा। किसी भी सब्सटेंस का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका अपोजिट एंड इक्वल उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है। क्लियर है ना। अब आप पूछिएगा कि सर कितना होता है, ये कैसे पता चलेगा। ये बिल्कुल पता चलेगा, आप गैल्वेनिक सेल के टॉपिक आने का वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा। क्लियर है। सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल X है तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -X होगा। अगर मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल Y है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -Y हो जाएगा। मतलब अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए, वो उसका रिडक्शन भी हो जाएगा। अगर आपको रिडक्शन पता है तो आप उसका साइन चेंज करेंगे, वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में कंफ्यूज ना करें, इसलिए IUPAC आपको एक सीरीज बनाकर देता है रिड्यूसिबल सब्सटेंसेस का। उनके रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर IUPAC एक आपको सीरीज बनाकर देता है और उसी सीरीज को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का डेफिनेशन या जो कुछ भी आपको डिस्कस करना है ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। बट आपको हम जैसा बता रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के एप्लीकेशन के लिए सिर्फ हम ये बात बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन आप इतना में सीख जाइएगा। चलिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने लिख देते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में आता है लिथियम। लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, इसके बाद जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन और फ्लोराइड आयन।
ये आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे तो हम आपको एक बात फिर से बता दें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ा है, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे आयंस हैं, 250, 300, 400 आयंस हैं। बट आप कुछ इन इंपॉर्टेंट आयंस को ध्यान में रखिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। अब आप पूछिएगा सर वो सारा आयन हमको कहाँ मिलेगा, तो हम आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं। जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को स्पेशली पढ़ेंगे तो हम फिर से आपको बता देंगे। क्लियर है ना? देखो, ये ऊपर की ओर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये नीचे की ओर रिडक्शन पोटेंशियल है। शायद आपको यहां के बाद का नीचे का हो सकता है कि ना दिख रहा हो, तो हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें। OH माइनस के बाद NO3 माइनस, SO4 2 माइनस और F माइनस। इसके बाद ये ध्यान में रखना, चलेगा? तो ये आपके सामने है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का या इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन समझना है। आपने पीछे के क्लास में प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, इसलिए आपको यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखो, ये ऊपर की ओर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, नीचे की ओर रिडक्शन पोटेंशियल है। जो जितना ऊपर होगा उसका उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब उसको ऑक्सीडाइज होने का कैपेसिटी उतना ज्यादा है, और जो जितना नीचे होगा मतलब उसका रिड्यूस होने का कैपेसिटी उतना ज्यादा है। ऊपर की ओर हम ऑक्सीडेशन समझेंगे और नीचे जो जितना ज्यादा होगा उसको हम रिडक्शन समझेंगे। ये बात ध्यान में रखना। इस अनुसार लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो गया और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम हो गया। तो सर फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो गया और लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो गया। ऊपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है? अब चलो इससे रिलेटेड हम फर्स्ट एप्लीकेशन ले लेते हैं। हम एक सेल लेते हैं। आप इस चीज को कैसे समझेंगे, आप इसको कहां यूज करेंगे, आप वो देखिए। और इस सेल में हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक रॉड रख दिए, यहां भी हम एक रॉड रख दिए और इसको हम बैटरी से जोड़ दिए डीसी करंट से, और हम इसके अंदर मोल्टन NaCl डाल दिए। वैसे ये अपने आप में सबसे आसान केस है। अब सर मोल्टन NaCl ले लिए तो एक बात क्लियर हो गया कि इस सेल में दो आयन है सर, Na प्लस और Cl माइनस। इस रोड को हम प्लेटिनम का ले लें, वैसे हम रॉड बदल भी सकते हैं। जब हम रॉड और इलेक्ट्रोलाइट चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस भी बदलेगा। कैसे बदलेगा अभी आपको एक दो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। देखो, आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं सर? आप ये जानते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगा। मतलब सबसे पहले जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस एनोड के ऊपर जाकर हाफ Cl2 बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। उसके बाद मतलब ये जो रिएक्शन है वो एनोड का रिएक्शन है। इसके बाद जो Na प्लस है, ये Na प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और बना देगा क्या, Na। ये रिएक्शन कैथोड का रिएक्शन है,
क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव पर डिस्चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव पर डिस्चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल जो यहां पर रिएक्शन आया, तो ओवरऑल रिएक्शन ये आया, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, Na+ और Cl- से हम लोग क्या बना दिए, तो हम लोग बना दिए Na और प्लस हाफ Cl2, मतलब कि Cl। Na+ और Cl- मिला करके अब तक आप क्या बनाते आए हैं, तो अब तक आप NaCl बनाते आए हैं। Na+ और Cl- से Na और Cl को बिल्कुल सेपरेट कर देना, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस से ही पॉसिबल है। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का ही कमाल है कि जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और Na में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है ना? इसके बिना, इलेक्ट्रोलाइसिस के बिना ये चीज बिल्कुल भी संभव नहीं था कि आप Na+ और Cl- से Na और Cl2 बना दें। क्लियर है ना? तो ये एक इलेक्ट्रोलाइसिस का एप्लीकेशन हो गया कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू NaCl को वापस Na+ और Na और Cl में ब्रेक कर सकते हैं। जो आपके पास NaCl था, मोल्टेन फॉर्म में था, इस NaCl से आपने Na को अलग कर लिया और Cl को अलग कर लिया, एंड इट कैन बी डन ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलेगा? क्लियर हुआ? तो ये आपके पास एक एप्लीकेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मिटाते हैं। मिटा दें? लिख लिए होंगे आप। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट हमने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl कराया, सेकेंड हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl करवाते हैं। देखो, हम एक सेल लिए, हम इसमें 2 रॉड लगा दिए, और इस बार भी हम प्लेटिनम का ही रॉड ले रहे हैं। बोलो सर रॉड बदलिए, बदलेंगे, प्लेटिनम केमिकली इनर्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस कराने में आपको होता है सुविधा। और इसमें हमने ले रखा है एक्वस NaCl, इसको हम एक बैटरी से जोड़ दें और इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दें। चलेगा? अब क्या होगा सर, तो आपने एक्वस NaCl ले रखा है, इसलिए मोल्टेन वाले से केस थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मोल्टेन वाले में सिर्फ NaCl था तो Na+ और Cl- मिला आपको, बट आपने एक्वस ले रखा है तो आपके पास वाटर भी है। मतलब सर, मतलब इसमें जो आपको आयन मिलने वाला है वो Na+, Cl-, H+ और OH-। आपको ये 4 आयन मिलने वाला है। चलेगा? तो सर हमको इससे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इस तरह के एग्जाम्पल को हम लोग प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में देख चुके हैं, और मजे की बात यह है कि प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से भी ये बिल्कुल वही सॉल्व होता है जो कि यहां से होता है। ध्यान से देखो, अब क्या होगा, तो सबसे पहले सर एनोड का रिएक्शन कराइए। चलो जरा एनोड का रिएक्शन करवाते हैं। अब सर एनोड पर कौन कौन जाएगा, तो एनोड पर हमेशा निगेटिव चार्ज जाता है, तो आपके पास 2 निगेटिव चार्ज है, Cl- और OH-। तो सर हम पहले किसको ले जाएं? आपने प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग तो Cl- को ले गया था, याद करो जरा, यहां देख लो। अब हम यहां पर आते हैं तो Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH- से ज्यादा है, ये साफ साफ हमको दिख रहा है बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि सर Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OH- से ज्यादा है, तो इसलिए पहले कौन ऑक्सीडाइज करेगा, तो पहले Cl- ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब सर, मतलब ये कि जो Cl- है
ये Cl माइनस, हम इस रिएक्शन को यहां लिखते हैं, जो Cl माइनस है ये Cl माइनस हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लॉसिंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये जो रिएक्शन होगा ये कहां होगा, तो सर ये रिएक्शन होगा एनोड के ऊपर। चलेगा? अब डिसाइड कर लें कि सर कैथोड के ऊपर कौन जाएगा, तो आपके पास H प्लस है और Na प्लस है। कैथोड के ऊपर होना है रिडक्शन। अब आप देखिए रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, H प्लस का या Na प्लस का। तो आप देख पा रहे हैं कि Na प्लस इस सीरीज में ऊपर है और H प्लस नीचे है। जो ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है और जो नीचे होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है इस सीरीज के अकॉर्डिंग। तो सर रिडक्शन ज्यादा जो होगा वो H प्लस का होगा। क्लियर है ना? रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, H प्लस का है, इसलिए जो कैथोड के ऊपर रिड्यूस करेगा वो कौन करेगा, वो H प्लस करेगा, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका रिएक्शन होगा कैथोड के ऊपर। चलेगा? मतलब सर, मतलब क्या सर, हमको क्या मिल रहा है यहां से, ये इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसल। चलेगा? सर हमको यहां मिला H प्लस, फिर सर हमको मिला यहां Cl माइनस, और इधर हमको क्या मिल गया सर, इधर हमको मिल गया हाफ H2 प्लस हाफ Cl2। क्या ये सही है? हम बोलेंगे नहीं है। कैसे सर? क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट में NaCl और एक्वस है, वाटर है और NaCl है। हमारे पास रिएक्टेंट साइड HCl कभी नहीं है। H प्लस और Cl माइनस तो HCl ही होता है। तो हमारे पास रिएक्टेंट साइड HCl नहीं है, तो ये HCl सर कहां से आ गया? क्लियर है? तो ये HCl इस इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद का प्रोडक्ट है। ये H प्लस और Cl माइनस रिएक्टेंट नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट तो हमारे पास एक्वस NaCl है। मतलब ये कि अभी इस रिएक्शन को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे सर? आपके पास इस सेल में कुछ आयन बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ H प्लस और Cl माइनस ही बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है सर? आपके पास OH माइनस बचा हुआ है ना? आपके पास Na प्लस बचा हुआ है। चलेगा? पूरा सेल में बचा हुआ है, मतलब इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। OH माइनस है आपके पास, Na प्लस है आपके पास, ये आपके पास बचा हुआ है। चलेगा? अब आप यहां से फाइनल रिएक्शन लिख दीजिए। कैसे लिखें सर? देखिए, OH माइनस और H प्लस मिलके बना दिया H2O, Na प्लस और Cl माइनस से बना NaCl, और आपको इधर क्या मिल गया, तो Na प्लस और OH माइनस से हमको मिल गया NaOH। चलेगा? प्लस हमको मिल गया हाफ Cl2 प्लस हमको मिल गया हाफ H2। क्लियर है ना? याद करो, आप प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी थोड़ा इजी था उससे बनाना, बट प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से भी आपको NaOH ही मिला था, और यहां भी आपको प्रोडक्ट के तौर पर NaOH ही मिल रहा जब आप वाटर और NaCl को मिला रहे हैं तब। चलेगा? तो ध्यान रखना, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl करवाते हैं तो मोल्टेन NaCl में हमारा प्रोडक्ट कुछ और होता है, जब हम एक्वस NaCl कराते हैं तो एक्वस NaCl में हमारा प्रोडक्ट कुछ और होता है। क्लियर है बाबू? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लेवल ऊपर का है इसका, बट फिर भी हमको पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सएप, कॉल, ग्रुप चैट, ऐप के ग्रुप चैट में किसी भी थ्रू पूछ सकते हैं। चलेगा? नोट कीजिए इसको। तो आपने नोट कर लिया होगा। कुछ एप्लीकेशन हम लोग और देखेंगे, और इसके बाद कुछ एप्लीकेशन हम आपको दे देंगे बनाने के लिए, घर पे बैठ के और बनाना
तो फर्स्ट हमारे पास हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। उसमें हम लोग क्या देखें, तो उसमें हम लोग एक कमाल देखें कि हम लोग NaCl को Na और Cl में बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में अलग कर दिए। दूसरा एग्जांपल हमारे पास हुआ एक्वस NaCl। उसमें हम लोग क्या देखें, तो उसमें हम लोग NaOH बना लिए। NaOH को बनाने का ये एक प्रोसेस भी है। थर्ड हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम सल्फेट। चलो एक सेल ले लें पहले। और इसमें भी हम प्लेटिनम का रॉड लगा देते हैं। ये केस है हमारे पास। फिर हम इसको क्या करते हैं, तो हम इसको एक बैटरी से जोड़ देते हैं। तो हम लोग ले लिए एक्वस Na2SO4। देखो अब एक्वस Na2SO4 आपने लिया है, तो आपके पास फिर से ओवरऑल आयंस कितने होंगे, तो ओवरऑल आंसर 4 होंगे। कौन कौन सा, तो सोडियम प्लस, सल्फेट माइनस, और एक्वस है तो H प्लस और OH माइनस। ये 4 टाइप के आयन आपके पास इस सेल के अंदर मौजूद हैं। चलिए देखा जाए एनोड पर पहले किसका ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर किसका रिडक्शन होगा। एनोड वाले रिएक्शन के लिए आपके पास 2 आयन है, Na प्लस और H प्लस। और सॉरी एनोड वाले के लिए 2 आयन है, SO4 2 माइनस और OH माइनस, सल्फेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। आप देखिए किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो सर हाइड्रोक्सिल आयन यहां है और सल्फेट आयन यहां है, मतलब सल्फेट आयन हाइड्रोक्सिल से नीचे है, और जो ऊपर होगा उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो यहां OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसलिए एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज करेगा, तो सर एनोड पर करेगा OH माइनस। ध्यान रखना OH माइनस जब भी ऑक्सीडाइज करता है कुछ इस फॉर्म में करेगा, आपको 2OH माइनस लेना होगा, क्योंकि OH माइनस से सिर्फ माइनस आप नहीं हटा सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको मिल जाएगा H2O प्लस हाफ H2 और प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया एनोड का रिएक्शन, मतलब कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलेगा, क्लियर है ना। ओह यहां H2 नहीं बाबू, O2 निकलेगा, हाफ O2। ये केस है आपके पास। चलिए सर ये तो डिसाइड हो गया कि एनोड पर किसका होगा। देखा जाए कैथोड पर किसका होगा। कैथोड पर डिस्चार्ज होने के लिए, कैथोड पर रिड्यूस होने के लिए 2 आयन है सर, Na प्लस और H प्लस। देखिए किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है जो रिड्यूस होगा। सर Na प्लस सबसे ऊपर है, बहुत ऊपर है, सबसे ऊपर नहीं बहुत ऊपर है इन कंपेरिजन टू H प्लस। ये देखो ये Na प्लस कहां और H प्लस कहां, तो रिडक्शन ज्यादा किसका होगा, तो सर रिडक्शन ज्यादा H प्लस का होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ 2H प्लस ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा H2। क्लियर हुआ। और ये किसके ऊपर रिएक्शन हो गया, तो ये हो गया कैथोड के ऊपर। देखा जाए सर रिएक्शन क्या हुआ, तो भाई जो रिएक्शन हुआ हमारे पास 2OH माइनस और 2H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया, 2OH माइनस और 2H प्लस मिलके हमको मिल गया 2H2O, और इस 2H2O से हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया सर H2 और प्लस हाफ O2, और हम यहां एक ही H2O लिखते हैं, क्योंकि एक H2O आपको इधर भी मिलने वाला है, तो बोथ साइड रहता है तो हो जाता है कैंसल। मतलब H2O से आपको मिल गया H2 प्लस हाफ O2,
बोलो सर ये कौन सा बड़ा बात है? अरे भाई बिल्कुल बड़ा बात है। आप प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करा सकते हैं। प्योर वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करा सकते हैं ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर। उसका कोवलेंट नेचर बहुत स्ट्रांग होता है। प्योर वाटर का आप इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करा सकते हैं, और यहां वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। आपने इस प्रोसेस से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। हाँ, प्योर का नहीं। कब? जब आपने इसमें Na2SO4 ऐड किया तब। मतलब सर Na2SO4 कहां गया? भाई साहब Na2SO4 का कुछ नहीं हुआ। जो Na+ था वो अभी भी है, SO4 2- था वो अभी भी है, और ये दोनों आप Na2SO4 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बचा का बचा रह गया। ये तो कैटलिस्ट का काम कर गया फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। Na2SO4 आपने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिया, बट उसका इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं हुआ, बल्कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो गया? तो इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर का हो गया। तो ये एक एप्लीकेशन है कि आप एक्वस Na2SO4 से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं। चलेगा? तो ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो गया। तो अब आप इसको नोट कीजिए, और इसके बाद हम एक और एग्जांपल आपके सामने लाने वाले हैं। चलो बाबू, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन में आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। देखो, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हमको करवाना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl में हम सबसे पहले तो सेल ले लें। आप बोलिएगा सर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस तो करवा चुके हैं, करवाए हैं, लेकिन फिर भी देख लो, थोड़ा अच्छा चीज बताने वाले हैं। ये 2 रॉड ले लें हम यहां पर। ये हमारे पास हो गया सेल, और हमने इसमें लिया है एक्वस NaCl, और हम क्या लेते हैं? तो हम यहां ले लेते हैं सिल्वर का रॉड। इस बार हम लोग सिल्वर का रॉड ले लिए, ठीक है। सर प्लेटिनम कहां गया? प्लेटिनम हटा दिए, हम बोले थे ना आप रॉड बदल बदल के ले सकते हैं। चलो ले लिए। यहां पर क्या मिलेगा सर? तो मिलेगा हमको Na+Cl-। एक्वस है तो सर हमको मिलेगा H+OH-। चलेगा? अब बात किया जाए कि एनोड और कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। एनोड पर रिएक्शन होने के लिए आपके पास जो निगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला है, वो कौन कौन सा है? तो सर हमारे पास Cl- है और हमारे पास OH- है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है और वो पहले ऑक्सीडाइज करता है। देखिए जरा इसमें ऊपर कौन है? तो सर इसमें ऊपर OH- और Cl- में Cl- है। लेकिन आपको हम एक खास बात बताते चले। क्या खास बात बताते चले सर? अब यहां पर आप सिल्वर का रॉड ले चुके हैं, तो जब आप यहां सिल्वर का रॉड लीजिएगा तो जो ऑक्सीडेशन है वो ना Cl- का होगा और ना ही OH- का होगा। क्यों सर? किसका होगा? यहां पर ऑक्सीडेशन खुद सिल्वर का हो जाएगा। यहां पर ऑक्सीडेशन खुद सिल्वर का हो जाएगा। ये आपके पास मेटल है, और जब Cl- OH- और सिल्वर में कंपेयर कीजिएगा तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन पहले होता है।
तो यहां जो ऑक्सीडेशन होगा वो सिल्वर का हो जाएगा। आप बोलिएगा सर प्लेटिनम भी तो मेटल था। भाई साहब प्लेटिनम जो था वो केमिकली इनर्ट मेटल था, वो केमिकली इनर्ट होता है, इसलिए उसको हम लोग ले लेते हैं सुविधा के लिए। क्लियर है ना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता है। लेकिन आप जैसे ही सिल्वर का रॉड लीजिएगा, सिल्वर का रॉड लेने के बाद जो ऑक्सीडेशन है वो किसका हो जाएगा, सिल्वर का हो जाएगा। चलेगा। इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद सिल्वर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब आप बोलिएगा सर रॉड का भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है? बिल्कुल होता है। आप गैल्वेनिक सेल स्टार्ट होने का वेट कीजिए, वहां रॉड के ऑक्सीडेशन रिडक्शन से आप पोटेंशियल जनरेट करेंगे। बस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो देखने वाले हैं। तो यहां पर सिल्वर का खुद ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सिल्वर Ag+ बना देगा। चलिए सर बहुत अच्छा बात है। अब सर रिडक्शन करवाया जाए, रिडक्शन किसका होगा? तो सर रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास Na+ है और हमारे पास H+ है। अब Na+ और H+ से देखा जाए कि कौन सा इस सीरीज में ऊपर है, Na+ या H+। खैर ऊपर से मतलब नहीं है, रिडक्शन कराना है तो कौन सा नीचे है? सर Na+, सर उसके नीचे है H+। तो सर H+ का रिडक्शन पोटेंशियल Na+ से ज्यादा है, सर पहले H+ रिड्यूस करेगा। भाई साहब क्या सर? अब आपके पास एक आयन और है, क्या है? अरे ये सिल्वर भी ऑक्सीडाइज होके Ag+ में कन्वर्ट हो गया है और इस इलेक्ट्रोलाइट में घुल मिल गया है। ये जो Ag है वो Ag+ में कन्वर्ट होकर इस इलेक्ट्रोलाइट में मिल चुका है। अब आपके पास एक आयन और है इसमें Ag+, और आप देख पा रहे हैं कि Na+, H+ और Ag+ में सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो Ag+ का है। मतलब सर, मतलब ये कि जो रिडक्शन भी होगा वो किसका होगा? तो सर रिडक्शन भी Ag का होगा। मतलब कैथोड पर जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन भी किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ Ag का होगा। क्लियर है? मतलब क्या सर? मतलब ये कि आपके पास जो ओवरऑल रिएक्शन है वो ओवरऑल रिएक्शन में Ag का एनोड पर रिएक्शन हो रहा और Ag का ही कैथोड पर भी रिएक्शन हो रहा है। मतलब आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का दोनों किसका हो रहा? सिल्वर का हो रहा है। क्लियर है? मतलब सर, मतलब ये कि आपके पास जो एक्वस NaCl है उस एक्वस NaCl का सिर्फ यही रोल है कि वो एक्वस NaCl आपने जैसे ही ऐड किया इस रॉड का, इस सिल्वर के रॉड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने लगा। यहां पर Na+, Cl-, H+ और OH- इन चारों में से किसी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होना है। धीरे धीरे ये जो Ag+ है, ये जो Ag है, मतलब जो कैथोड वाला Ag है, जो एनोड वाला Ag है, वो धीरे धीरे Ag+ में कन्वर्ट होता जाएगा और वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। ये यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ कैथोड के ऊपर गया और वही Ag+ उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वहां डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट क्यों होगा आप जानते हैं? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग, पूरा तो शुरू से वही पढ़ ही रहे हैं। तो ये Ag+ यहां से निकलता जाएगा और फिर अपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर एक्सेप्ट करता जाएगा। धीरे धीरे ये वाला जो Ag है, ये जो एनोड वाला Ag है, ये धीरे धीरे एनोड वाला Ag छोटा होता जाएगा और जो कैथोड वाला Ag है वो धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। क्लियर है ना? ये धीरे धीरे छोटा होता जाएगा क्योंकि इसका ये यहां से Ag+ के फॉर्म में निकलते जा रहा और डिपॉजिट होते जा रहा कैथोड के ऊपर। तो एनोड धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक कि सारा का सारा Ag ना हो जाए। समझ गए बात को? तो ये आपके पास प्रोसेस है। आपको ध्यान रखना होता है कि आपने कौन सा मेटल इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ में डीप किया है। चलेगा? अब आप एक बात हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यहां पर हमारे पास जो मेटल होगा, इस केस में जो हमारे पास मेटल होगा वो सर मेटल पहले ऑक्सीडाइज करेगा, ये करेगा ही नहीं। जैसे कि आपने Ag को सर ऑक्सीडाइज करवा दिया तो बाबू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो लिस्ट मिलेगा आपको, उस लिस्ट में सारा कुछ दिया हुआ है। अगर आपको ये चाहिए
फिलहाल हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि उसको पोटेंशियल के साथ में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप पोटेंशियल पर फोकस ना करें तो आप एक बार एनसीईआरटी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बिल्कुल लास्ट पेज देख लेना, आपको वहां इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाएगा। अगर आपके पास 11th का बुक है तो आप रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का लास्ट पेज देख लेना, आपको वहां भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो हमारे पास आज टोटल हम लोग 4 इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएं और चारों इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग क्या क्या सीखें। तो आज हम आपको कुछ जो भी कंक्लूजन हमारा हुआ चारों इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो सारा कंक्लूजन हम लोग एक बार देख लें और फिर लेक्चर को एंड करें। आज का लेक्चर थोड़ा ऊपर लेवल का हो गया है। फर्स्ट हम लोगों ने कराया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl और इससे सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या मिला? तो सबसे बड़ा कंक्लूजन मिला कि हम लोग NaCl से Na और Cl को अलग अलग कर सकते हैं न्यूट्रल फॉर्म में। दूसरा हम लोगों ने कराया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl और इसका क्या कंक्लूजन निकला बच्चों? तो इसका कंक्लूजन निकला कि आप यहां से क्या बना सकते हैं? NaOH बना सकते हैं, जो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी से भी बनाए थे। तीसरा हम लोगों ने क्या किया? तीसरा हम लोगों ने किया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस Na2SO4। ये तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन निकला, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन निकला कि आप यहां पर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हैं और एक्वस और जो Na2SO4 है वो कैटलिस्ट के तौर पर काम कर गया, उसका कोई यूज नहीं आया। कोई यूज नहीं आया ऐसा नहीं बोल सकते, कैटलिस्ट था, उसको ऐड किए तभी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ। और फोर्थ हम लोगों ने क्या देखा? तो फोर्थ हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl विथ Ag रॉड, सिल्वर रॉड के साथ। और इसमें हम लोगों ने क्या देखा? तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो Ag रॉड है खुद उसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, एनोड धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, कैथोड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा। इसका कंक्लूजन यही था। चलेगा? तो ये हमारे पास 4 केस था। कुछ क्वेश्चंस आप लिख लें ताकि आप इसको घर पे खुद से करें और खुद से करने के बाद आप हमको क्या करें? व्हाट्सएप करें, कर दें और क्या। चार हमने करा दिया, 5वां आपको करवाना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2 विथ PT रॉड। 6ठा आप करा देना एक्वस CuSO4 का विथ प्लेटिनम रॉड। 7वां आप करा देना एक्वस ZnCl2 का विथ प्लेटिनम रॉड। और 8वां आप करा देना एक्वस ZnSO4 का विथ प्लेटिनम रोड। आपको हम सारा प्लेटिनम रोड पर ही दे रहे हैं ताकि आप अभी फिलहाल कंफ्यूज ना हो कि सर मेटल दे दिए, दूसरा मेटल दे दिए तो उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, वो बाद में गैल्वेनिक सेल के बाद हम लोग देख लेंगे। तो ये आज का लेक्चर हमारा कंपटीशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बोर्ड के पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी था। नॉलेज हर चीज में होना चाहिए, बोर्ड के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से हमको पता है कि इस लेक्चर को आपको कम से कम 2-3 बार देखना पड़ेगा। और प्लीज आप इस लेक्चर को 2-3 बार देख लेना, दिमाग में बैठा लेना कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइसिस से आ जाए तो अब वो क्वेश्चन नहीं छूट सकता। आपको हमने जितना इलेक्ट्रोलाइसिस बताया लेक्चर 1 से लेक्चर 5 तक, आप जितना भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ें और जितना भी आप क्वेश्चन बनाएं, अब ये मेरा दावा है कि आप मेंस, एडवांस, नीट, एम्स किसी का भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं छूटेगा। क्लियर है ना? तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, लेक्चर लंबा हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। गुड बाय।